हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल इंजीनियरिंग स्टडी चैनल पर। और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था यूपीपीएससी एई 2007 सिविल इंजीनियरिंग पेपर को। तो कंटिन्यू करते हैं 31 क्वेश्चन से। क्वेश्चन में पूछ रहा है मुलर ब्रिस्लॉफ प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू गेट इन्फ्लुएंस लाइन फॉर रिएक्शन एट द एंड्स ऑफ अ बीम, बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन, या फिर शियर फोर्स एट अ सेक्शन, या फिर डी ऑप्शन फोर्सेज एंड मोमेंट्स एट एनी सेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि मुलर ब्रिस्लॉफ प्रिंसिपल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो फोर्स और मोमेंट दोनों ही निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो ए बी और सी तीनों ही होगा, मतलब ये जो बता रहा है कंबाइंडली ये डी ऑप्शन में बता रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, द वेरिएशन ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन फॉर स्ट्रेस फंक्शन इन अ स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इज। तो अब ये इन्फ्लुएंस लाइन जो हम लोग बनाते हैं मुलर ब्रिस्लॉफ प्रिंसिपल जिसे यूज़ करके या फिर किसी और भी प्रिंसिपल से, तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट के लिए तो आता है लीनियर। ठीक है, यही पूछ ही रहा है। लेकिन एक और बात हमें जाननी चाहिए कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट के लिए अगर हम लोग आईएलडी बनाएं तो वो कैसे बनेगा। तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट के लिए जो आईएलडी बनता है वो लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिलहाल इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा सी, लीनियर। क्वेश्चन 33 में पूछा गया है द प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम शोन इन द फिगर इज प्रोवाइडेड विद अ हिंज एट सी, A and B are at the same level, the reaction at fixed end A will be। तो ये सॉल्यूशन आपके सामने है। इसमें एंड ए फिक्स किया हुआ है और एंड बी पर एक रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, एक सपोर्ट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोगों ने लगाया समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, जिसमें वर्टिकल फोर्स को हमने 0 किया। तो रिएक्शन एट ए प्लस रिएक्शन एट बी इज इक्वल टू पी आ गया। ठीक है, अब हिंज पे जानते हैं मोमेंट 0 होता है, तो हिंज पे हम लोग मोमेंट एम सी इज इक्वल टू 0 किया हम लोगों ने, और उसके बाद राइट साइड देखा बी की तरफ, तो आर बी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आर बी जो आ जाता है 0। उसके बाद आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी, हमने पहले इक्वेशन में देखा था, तो 1 और 2 से हमें दिख रहा है साफ आर ए इज इक्वल टू पी आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। Question number 34, a 3-inch semi-circular arch of radius r carries a uniformly distributed load W per unit length on the whole span. The horizontal thrust is। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ 3-inch सेमी सर्कुलर आर्च है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W ऐड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पूछा गया। तो दोस्तों जनरली पैराबोलिक आर्च दिया रहता है 3-inch आर्च, लेकिन यहाँ पे सेमी सर्कुलर आर्च दिया हुआ, तो एक जनरल फॉर्मूला होता है पैराबोलिक आर्च के लिए, 3-inch आर्च के लिए, आर इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू, ऐसा फिगर में दिख रहा होगा। और जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8h होता है पैराबोलिक 3-inch आर्च पे। लेकिन यहाँ पे सेमी सर्कुलर पूछा है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एल इज इक्वल टू 2r और एच जो हाइट है आर्च की वो आर रेडियस के इसके बराबर ले सकते हैं। तो जब हम लोग ये पुट करते हैं तो ये आंसर आ जाता है डब्ल्यू आर बाई टू। ठीक है, ये डब्ल्यू आर बाई टू आ जाता है। दोस्तों और भी स्टैंडर्ड फार्मूला होता है आर्च के लिए, वो चाहे सेमी सर्कुलर हो या पैराबोलिक, और 2 इंच के लिए अलग से फार्मूला होता है। तो ये आपको शो किया गया इमेज में, ये भी आप याद कर लें तो बेहतर होगा। क्वेश्चन 35 में पूछ रहा है द पोर्टल फ्रेम शोन इन द फिगर द रेशियो ऑफ सोए मोमेंट्स इन कॉलम ए बी एंड सी डी विल बी इक्वल टू। ठीक है, सोए मोमेंट हमें निकालना है। पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि सोए ये फ्रेम करेगा क्यों। तो भाई हम देख रहे हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉलम ए बी जो है वो सी डी से छोटा है और एक लोड ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है ये कॉलम जो है सोए करने वाला है, क्योंकि इसका लेंथ जो है छोटा हो गया है और ये लेंथ बड़ा है, तो ये राइट साइड हमेशा सोए करेगा। ठीक है, ऐसे केस में यहाँ पे क्या होगा, जिस सोए दोनों ही कॉलम पे इक्वल होगा, डेल्टा डेल्टा ये हम देख रहे हैं यहाँ। ठीक है, और जो सोए मोमेंट कहें या फिर एंड मोमेंट जो डेवलप होता है यहाँ पे 6 डेल्टा बाई एल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, दोनों केस में सेम ही आएगा। तो अगर हम सोए मोमेंट इन कॉलम ए बी कंसिडर करें, चाहे एम बी बोल लें या एम ए बोल लें, वो 6 डेल्टा बाई एल स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, तो एम बी इज इक्वल टू 6 डेल्टा बाई एल स्क्वायर, एल का वैल्यू ए बी के लिए 2 है,
तो एल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4। उसी तरह से एम सी इज इक्वल टू 6 EI इंटू 2I हो जाएगा, क्योंकि सी डी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है वो 2I दिया हुआ है। और एल स्क्वायर का वैल्यू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो सिंपली मोमेंट एम बी अपॉन एम सी जो आ जाता है वो 9/8 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। Question number 36. The size of fillet weld is indicated by the side of the triangle of the fillet, या B throat of the fillet, C length of the fillet weld, या फिर D size of the plate। तो फिलेट वेल्ड की जो साइज को हम लोग इंडिकेट जिससे करते हैं वो जनरली होता है थ्रोट से। ठीक है, अब थ्रोट क्या है ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमने जूम किया है वेल्ड के फिगर को। तो जनरली रूट से लेकर के जो अपोजिट फेस के सेंटर तक जो वेल्ड लेंथ होता है उसे हम लोग एक्चुअल थ्रोट थिकनेस कहते हैं। यहाँ पे ए ई जो है लेंथ जो दिखा रहा है वेल्ड का वो एक्चुअल थ्रोट थिकनेस है। लेकिन अगर हम एक ट्राइंगल कंसीडर कर लें इमेजिनरी, और उसके सेंटर पे अगर हम लोग वेल्ड लेंथ लें तो वो ए डी इफेक्टिव थ्रोट कहलाएगा। ठीक है, लेग लेंथ होता है जो साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑफ फिलेट होगा वो लेग लेंथ, लेकिन साइज ऑफ वेल्ड को जो इंडिकेट किया जाता है वो थ्रोट से ही जनरली किया जाता है। हम लोग रेफर करते हैं थ्रोट थिकनेस को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल passes are used in welding when the thickness of weld is to be more than 5 mm, 8 mm, 4 mm या 6 mm। तो मल्टीपल पास हम वेल्डिंग में तभी यूज़ करते हैं जब वेल्ड का थिकनेस 8 mm से ज़्यादा हो, मतलब आंसर हो जाएगा बी। तो जनरली ये याद करने वाली चीज़ है, तो इसे हमें रिमेंबर ही करना रहेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। Question number 38. A steel member which is subjected to primary tension is called tie, strut, sling या फिर none of the above। तो टाई क्या होता है? टाई ही वो मेंबर होता है जो सिर्फ टेंशन जिस मेंबर में हो, मतलब प्राइमरी टेंशन को वो सब्जेक्ट किया गया वो सिर्फ वो टाई कहलाएगा। स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रट कंप्रेशन मेंबर है, उसी तरह से स्लिंग भी कंप्रेशन मेंबर है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39. द मैक्सिमम admissible slenderness ratio of a steel column in which the design is governed by wind load combination is। कंप्रेशन मेंबर का केस है, मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो बताना है। ठीक है, कॉलम कंप्रेशन मेंबर है और कंडीशन कौन सा है? विंड लोड कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं लैम्डा मैक्स जो कंप्रेशन मेंबर के लिए होता है, लाइव लोड के लिए होता है 180। विंड लोड आएगा या अर्थक्वेक लोड आएगा तब उस केस में हो जाता है 250, और जब बीम होता है तो उस केस में आ जाता है 300। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा विंड लोड कॉम्बिनेशन के लिए पूछा है तो रेट 250 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। उसी तरह से दोस्तों देखिए हमें टेंशन मेंबर के लिए भी याद रखना चाहिए ये वैल्यू। टेंशन मेंबर के लिए हो जाता है 180, 350 और 400, कंडीशन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अलाउएबल डिफ्लेक्शन इन रूफ पर्लिन्स इज 10 mm, L/200, L/325 या L/400। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन पर्लिन हो जाता है L/325 आंसर होगा। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमेशा पर्लिन से रिलेटेड पूछा जाता है तो वो हमें याद रखना चाहिए। पहला तो है वही मैक्सिमम अलाउएबल डिफ्लेक्शन, दूसरा क्या है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो WL/10 होगा, पर इनमें इससे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट से सब्जेक्टेड नहीं होना चाहिए पर्लिन। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पर्लिन होना चाहिए L/45 और मैक्सिमम विड्थ L/60। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हमें याद रखना है। The flange splice in plate girders be placed preferably near about। प्लेट गर्डर में हम लोग जो स्प्लाइस यूज़ करेंगे वो हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे उसका लोकेशन बताना है। ठीक है, तो स्प्लाइस जो हम लोग यूज़ करते हैं दो मेंबर को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन उसका लोकेशन वहाँ होना चाहिए जहाँ पे मोमेंट 1/4 ऑफ मैक्सिमम मोमेंट से कम हो। ठीक है, ऐसा लोकेशन जहाँ पे मोमेंट मैक्सिमम मोमेंट के 1/4 से भी कम हो उस जगह पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर और मिनिमम शेयर ये तो सवाल ही नहीं होगा,
और मैक्सिमम मोमेंट होगा नहीं, इसलिए मिनिमम मोमेंट हम लोग चूज करेंगे ऑप्शन। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, इन प्लेट गर्डर्स हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स आर नीडेड इफ द थिकनेस ऑफ वेब इज। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स हम लोग प्लेट गर्डर में कब यूज करते हैं, ये पूछा गया है। तो जैसा हम टेबल में देख पा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर हम लोग तभी यूज करते हैं जब d1/tw की वैल्यू 200 से लेकर के 250 तक हो। ठीक है, tw क्या है, थिकनेस ऑफ वेब, और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंजेस। ठीक, तो d1/tw की वैल्यू 200 से 250 तक हो, तो यहाँ से हम देख सकते हैं tw हो जाएगा लेस देन d/200। ठीक, आंसर हो जाएगा d/200। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमें स्टिफनर्स का जो यूज़ होता है वो d1/tw के किस वैल्यू के लिए यूज़ होता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में हम देख पा रहे हैं कि पहला जो है, इफ d1/tw इज लेस देन इक्वल टू 90 नो स्टिफनर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक, कोई भी स्टिफनर्स की ज़रूरत नहीं होगी। और d1/tw की वैल्यू 90 से 200 के बीच में हो तो सिर्फ वर्टिकल स्टिफनर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और सी में क्या देख रहे हैं, d1/tw की 200 से लेकर के 250 तक हो तो वर्टिकल स्टिफनर तो यूज़ होगा ही, साथ में हॉरिजॉन्टल स्टिफनर हम लोग कहाँ पे यूज लगाते हैं, 1/5 फ्रॉम कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस टू कंप्रेशन फ्लैंज। ठीक है, कंप्रेशन फ्लैंज से 1/5 डिस्टेंस पे जो भी डिस्टेंस होगा न्यूट्रल एक्सिस और कंप्रेशन फ्लैंज के, उतने डिस्टेंस पे हम लोग उसके 1/5 डिस्टेंस पे हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लगाते हैं। ठीक है, और d1/tw की वैल्यू अगर 250 से 400 के बीच में हो तो दूसरा हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी हम लोग लगाते हैं। सेकंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर कहाँ पे लगाएंगे, डायरेक्ट न्यूट्रल एक्सिस पे। ठीक, और अगर d1/tw की वैल्यू 400 से भी ज़्यादा हो गई तो फिर इसमें हम लोग स्टिफनर का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग थिकनेस ऑफ वेब में बढ़ाना पड़ेगा, d1/tw की वैल्यू कम करके हमें टेबल के हिसाब से वैल्यू लाना होगा। ठीक है, जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्लास्टिक hinges which will cause the overall total collapse of a structure is। ठीक है, वन मोर देन द ऑर्डर ऑफ स्टैटिकल इंडेटर्मिनेसी, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ स्टैटिकल इंडेटर्मिनेसी, या फिर वन लेस देन द ऑर्डर ऑफ स्टैटिकल डिटर्मिनेसी, इंडेटर्मिनेसी सॉरी। आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कोलैप्स के लिए ज़रूरत होती है, इसका फॉर्मूला होता है r+1, जहाँ पे r क्या है, स्टैटिकल इंडेटर्मिनेसी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो फॉर स्टील टायर्स likely टू बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टील टायर्स के बारे में, मतलब टेंशन मेंबर के बारे में, और ये पूछ रहे हैं कि जब टेंशन मेंबर में कंप्रेशन आ जाएगा तब स्लेंडरनेस मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 39 के टेबल में देखा था, टेंशन मेंबर्स के लिए लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 180 होता है जब लाई लोड के लिए, और 350 होता है विंड लोड और अर्थक्वेक लोड जब एक्ट करे, और 400 जब मेंबर हमेशा ही टेंशन में हो। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन मेंबर में कंप्रेशन आ रहा है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो 350 होगी। ठीक है, 180 तो होगा नहीं, 180 से ज़्यादा है 350, इसलिए आंसर हो जाएगा 350। 400 होगा नहीं, क्योंकि 400 वाले में मेंबर में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस नहीं होता। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड्स आर टू बी कंसिडर्ड इन डिजाइनिंग अ गैंट्री गर्डर। ठीक है, गैंट्री गर्डर डिजाइन करने में हमें कौन सा लोड कंसिडर करना है। वन ऑप्शन है गैंट्री लोड, सेकंड लैटरल लोड्स, लॉन्गिट्यूडनल लोड्स या विंड लोड्स। तो करेक्ट आंसर, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो गैंट्री गर्डर में दोस्तों हम लोग विंड लोड कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी सभी तरह के लोड जो है हमें कंसिडर करना होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, तो लैटरल लोड, लॉन्गिट्यूडनल लोड और गैंट्री का खुद का लोड, ये हमें कंसिडर करना होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी 1, 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, वेयर शुड स्प्लाइसेज इन कॉलम बी प्रोवाइडेड। ठीक है, स्प्लाइस हम लोग कॉलम में कहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 41 में देखा था कि मिनिमम मोमेंट लोकेशन पे हम लोग स्प्लाइस प्रोवाइड करते हैं। ठीक, या फिर ऐसा कहें जहाँ पे मोमेंट जो है 1/4 ऑफ मैक्सिमम मोमेंट से कम हो, उस जगह प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मोमेंट भी हाइट के प्रोपोर्शन में होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1/4 ऑफ हाइट ऑफ कॉलम पे प्रोवाइड करेंगे स्प्लाइस। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्रेशन मेंबर। जैसे कंप्रेशन मेंबर कौन है, तो बूम जनरली जो होता है बूम वो कंप्रेशन मेंबर होता है। पर्लिन पर्लिन बीम होता है। क्लीट क्लीट एंगल ये टेंशन में यूज होता है, और टाई तो हमेशा ही टेंशन में रहता है। ठीक है, और भी ध्यान में हमें रखना चाहिए, जो स्ट्रट होता है वो भी एक कंप्रेशन मेंबर है। स्ट्रट क्या होता है, वैसा कंप्रेशन मेंबर जो कि वर्टिकल ना हो। ठीक है, उसे स्ट्रट बोलते हैं। बाकी जो वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है उसे हम कॉलम बोलते हैं। बूम बूम यूज होता है क्रेन वगैरह में। ठीक है, राफ्टर या ब्रेसिंग ये ट्रस में यूज होता है। ठीक है, ये भी सब कंप्रेशन मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन बोल्ट्स यूज फॉर कॉलम बेस। ठीक है, कॉलम बेस में जो बोल्ट यूज होगा उसका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, तो उसका ये हमें याद रखना होगा। इसकी वैल्यू होती है 120 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक, कॉलम बेस में जो बोल्ट यूज होगा उसकी टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 120 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे जनरली परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो हम WSM में यूज़ करते हैं वो 0.6 FY होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉलम बेस की बात की हुई है, तो कॉलम बेस में अलग होता है और वो 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट मैक्सिमम shear capacity of a prismatic beam under plastic design of a steel structures is AW into FY 0.75, AWFY 0.55, AWFY या फिर 0.50 AWFY। AW क्या है, एरिया ऑफ वेव, FY क्या है, फील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि प्लास्टिक सेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, प्लास्टिक सेक्शन में हमारा जो वैल्यू यूज होता है परमिसिबल स्ट्रेस के लिए वो 0.55 FY हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे शेयर कैपेसिटी की बात हो रही है, मतलब फोर्स की बात हो रही है या स्ट्रेंथ बोले, तो फोर्स के लिए हमें FY में AW मल्टीप्लाई करना होगा एरिया ऑफ वेव। ठीक है, तो 0.55 AWFY आता है। और इलास्टिक सेक्शन के लिए हमें वैल्यू याद रखनी होगी, जो मैक्सिमम शेयर के लिए परमिसिबल स्ट्रेस होता है 0.45 FY होगा, और एवरेज शेयर जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो 0.4 FY होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्लास्टिक सेक्शन के लिए पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा C। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंप्रेशन मेंबर शोन इन फिगर इज इक्वल टू। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू हमें बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपर एंड जो है उसमें गाइडेड रोलर लगा हुआ है, और लोअर एंड ये हिंज्ड है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, ये हिंज्ड है। यहाँ पे एक डॉट देख रहे हैं, तो ये हिंज है। तो जैसे कि हम टेबल में देख रहे हैं, यहाँ पे एक एक एंड हिंज हो और एक एंड में गाइडेड रोलर हो, तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू हो जाती है 2L। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हिंज है तो जो ये जीरो मोमेंट यहीं से शुरू हो जाएगा, और ये मोमेंट जब इधर फोर्स लगाएंगे तो ये मेंबर पूरा हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो 2L हो जाएगी। ठीक, आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोर्टल फ्रेम हैज अ कोलैप्स मैकेनिज्म एज शोन इन द फिगर इज। ठीक है, एक फ्रेम है, इस पे लोड एक्ट कर रहा है और ये कोलैप्स होने वाला है। ठीक है, तो हमें बताना है ये कौन सा मैकेनिज्म इसमें हो रहा है अभी। तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं, ये फ्रेम जो है ये इसका बीम बेंड भी कर रहा है, और इसका कॉलम जो है ये कॉलम में स्वे भी हो रहा है। ठीक है, तो ये बीम मैकेनिज्म तो होगा नहीं, क्योंकि बीम मैकेनिज्म में सिर्फ बेंडिंग ऑफ बीम होता है, कॉलम स्वे नहीं करेगा, कॉलम वर्टिकली रहता है। लेकिन यहाँ पे कॉलम स्वे कर रहा है, तो ये कंबाइंड मैकेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्वे भी हो रहा है और बेंडिंग भी हो रही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा C। Question number 52. In the roof truss for principal rafter, most frequently used section is। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज सेक्शन क्या होता है, इसमें दो एंगल हम यूज करते हैं बैक टू बैक। ठीक है, आंसर हो जाएगा C, ये हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ। तो इसमें ये डेफिनेशन ही पूछ रहा है इफेक्टिव लेंथ की, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जीरो मोमेंट। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऐसा लेंथ है कॉलम का जहाँ पे पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट के बीच का लेंथ जो होता है वो इफेक्टिव लेंथ होता है।
ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल द रेशियो ऑफ द डेप्थ ऑफ द प्लेट गर्डर टू इट्स स्पैन इज टेकन एज, यानी डेप्थ टू स्पैन का जो रेशियो होगा प्लेट गर्डर का वो हम लोग क्या लेते हैं, यानी डी बाई एल का रेशियो। ठीक है, तो ये सब स्पेसिफिकेशन है। प्लेट गर्डर का, मेन गर्डर का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो 1/10 से 1/12 होता है डी बाई एल के लिए। ठीक है, डी बाई एल का रेशियो हम लोग क्या लेते हैं, 1/10 से 1/12। क्रॉस गर्डर के लिए क्या लेते हैं, 1/7 से 1/9। ठीक है, यहाँ पे हम मेन गर्डर कंसिडर करेंगे क्योंकि क्रॉस गर्डर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आई एस 2261975 axial direct stress in tension member should be by the formula। ठीक है, एक्सियल डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो एक्सियल डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है, WSM के हिसाब से ये 0.6 FY होता है। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस हम बोले या फिर टेंसाइल स्ट्रेस हम बोलते हैं इसे, यहाँ पे 0.6 FY होगा। ठीक है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हमसे पूछा जाए कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस में हम जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस बोले या डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस बोले, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो इसका जो कोफिशिएंट है हमें जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, और याद रहे बेंडिंग के लिए जो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, 0.66 FY, और बेयरिंग स्ट्रेस जो होता है वो 0.75 FY होता है WSM में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्रेशन मेंबर पिच ऑफ टैकिंग रिवेट्स एट अ लाइन शुड नॉट बी मोर देन। कंप्रेशन मेंबर में टैकिंग रिवेट का जो पिच होगा उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो टैकिंग रिवेट के लिए जो हमें याद रखना है वो है मैक्सिमम स्पेसिंग जो होनी चाहिए रिवेट के लिए, वो कंप्रेशन में 600 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि लेस देन इक्वल टू 600। और फिर टेंशन में जब टैकिंग रिवेट्स यूज़ हो रहा हो तब वहाँ पे 1000 mm होता है इसका मैक्सिमम स्पेसिंग, कहें या पिच बोल दें। ठीक है, और अगर टैग बोर्ड्स यूज़ हो रहा हो प्लेट में, ठीक है, अगर प्लेट मेंशन किया हुआ हो तो फिर क्या हो जाता है, पिच की जो वैल्यू हो जाती है वो 32T या फिर 300 mm होगा, इसमें से जो भी मिनिमम हो। टी कौन सा होगा, टी मिनिमम। ठीक है, दो प्लेट अगर यूज़ हो रहा हो तो मिनिमम टी हमेशा हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी 600 mm। Next question, in beams according to IS 800 1984 permissible average shear stress is calculated by the formula। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 में जैसा हमने देखा था इलास्टिक सेक्शन के लिए मैक्सिमम shear स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है 0.45 FY और एवरेज shear स्ट्रेस क्या होती है 0.4 FY। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पूछ रहा है एवरेज shear स्ट्रेस, आंसर हो जाएगा ए 0.4 FY। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेयरिंग स्ट्रेस ऑफ सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट इज इक्वल टू, बेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये सब, तो डी इंटू टी इंटू एफ बी हो जाता है। ठीक है, डी क्या है, नॉमिनल डाया ऑफ बोर्ड, टी है थिकनेस ऑफ मेंबर, और एफ बी इज परमिसिबल स्ट्रेस। और टी यहाँ पे क्या होगा, टी मिनिमम, मिनिमम ऑफ द मेंबर्स जो ज्वाइन हो रहे हैं, मिनिमम थिकनेस, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, shear strength in double shear in riveted joints is given by the formula। shear stress की वैल्यू क्या हो जाएगी रिवेटेड जॉइंट में, ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एफ एस होता है। अगर एक ही शेयर में अगर यूज हो रहा हो सिंगल शेयर में, यहाँ पे दो शेयर प्लेन है, तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एफ एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम पिच ऑफ रिवेट होल ऑफ डायमीटर डी शुड नॉट बी लेस देन। मिनिमम पिच की बात हो रही है रिवेट होल के लिए, तो मिनिमम पिच क्या होता है, मिनिमम पिच रिवेट होल के लिए क्या होता है 2.5 डी। डी यहाँ पे क्या है, डाया ऑफ रिवेट। और भी दोस्तों हमें कुछ चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, वो है मिनिमम एज डिस्टेंस क्या होता है रिवेट के केस में। तो मिनिमम एज डिस्टेंस क्या होता है, एंड डिस्टेंस बोलते हैं, एज डिस्टेंस बोलते हैं। मशीन वर्क के लिए क्या होता है 1.5 डी नॉट, और हैंड वर्क जब हम कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा हम लेते हैं 1.7 डी नॉट लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डी नॉट क्या है,
डाई ऑफ होल। मैक्सिमम एंड या फिर एज डिस्टेंस क्या होता है 12 टाइम्स ऑफ टी मिनिमम इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी √250 अपॉन एफ वाई। ठीक है, टी मिनिमम होगा हमेशा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2.5 डी मिनिमम पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवेटेड जॉइंट में फेल इन। तो रिवेटेड जॉइंट किस में फेल करता है जनरली रिवेट शेयरिंग बेयरिंग और टियरिंग में। ठीक है, तो शेयरिंग ऑप्शन है, पेयरिंग, क्रशिंग ऑफ रिवेट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी। अकॉर्डिंग टू अर्विन्स फार्मूला टी इज थिकनेस ऑफ प्लेट इन मिलीमीटर द नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट इज। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन में मिलीमीटर पूछा गया था, लेकिन एक्चुअल में ये सेंटीमीटर होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो अर्विन्स फार्मूला के हिसाब से नॉमिनल डाया की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.04 टी मिनिमम। ठीक है, टी mm में, सॉरी। तो यहाँ पे चूंकि सेंटीमीटर में पूछा गया है तो थिकनेस जो हमें मेंबर का वो सेंटीमीटर में डालना होगा। सेंटीमीटर के लिए मिलीमीटर जो हो जाएगा थिकनेस 30 सेंटीमीटर बाई 10। ठीक है, तो रूट के अंदर 1/10 है। आंसर हो जाएगा फाइनली 1.91 √100 टी इन सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा सी।